नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने गज़ल पेश करेंगे। आप हमारी तरह एक कागज़ भी अपने साथ रख लीजिए, क्योंकि आज बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे, उसको यानी वर्ड्स आएंगे और कुछ ऐसे चीज़ें होंगी जिसको आप ज़रूर लिखेंगे और वो नोट कर लीजिएगा। चलिए हम यहाँ पर शुरू करते हैं वीडियो, और आज हम गज़ल पढ़ेंगे। इसको ध्यान से सुनिए, बहुत तवज्जो से सुनने की ज़रूरत है। इससे बहुत सारे ऐसे चीज़ें पूछी जाती हैं अभी भी और बाद में भी काम में आएंगे आपके। अरबी कसाइद की तशबीब से फारसी शायरों ने गज़ल जैसी सिन्फ ईजाद की। यहाँ तक देखिए, बस इसमें कई क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गज़ल जैसी सिन्फ का ईजाद किससे हुआ है? तो अरबी कसाइद के तशबीब से हुआ है। अरबी कसाइद के तशबीब से किस चीज़ को निकाला गया? तो गज़ल को निकाला गया है। और फिर यहाँ कसीदा की जमा है कसाइद, और ये एक तशबीब है, यानी कसीदा में तशबीब पाई जाती है। तो तशबीब की बहस अलग आगे आएगी, हम वो ज़रूर बताएंगे। और किसने निकाला था? सबसे पहले फारसी शायरों ने कसीदे की तशबीब से गज़ल निकाला था और वहाँ से उर्दू में राइज हुआ है। कह रहे हैं जिसका लफ्जी माना औरतों से बात करना है, यानी गज़ल के अब यहाँ पर लफ्जी या लुग़वी माना क्या हो गए? औरतों से बात करना हो गए। हालांकि औरतों से बात करना ठीक नहीं लग रहा है, औरतों की बात करना ये ठीक है। यानी अब तो इतने इसके जो कहिए कि मौज़ूआत हैं वो बहुत ज़्यादा वसी हो चुके हैं, और इसी को यानी जो औरतों की बात करना है उसी को मसऊद हसन रिज़वी अदीब ने सही माना है, और उन्होंने अपनी किताब में लिखा भी है। गालिबन इसी वजह से फ़ारसी और उर्दू गज़ल की तारीख़ इश्क़िया मज़ामीन से भरी पड़ी है। कहा कि यही औरतों से बात करना या औरतों की बात करना से जो ताल्लुक़ है, जो इसके लफ्ज़ी माने लुग़वी माने हैं, कहा कि इसी की वजह से शायद फ़ारसी और उर्दू गज़ल में जो हम अशार पढ़ते हैं उसकी तारीख़ में इश्क़िया मज़ामीन भर गए हैं। वही सारी चीज़ें हमें मिलती हैं पढ़ने को। गज़ल के पहले दोनों मिसरे, जो गज़ल के दो मिसरे होते हैं, यानी पहला और दूसरा मिसरा, तो ये आप देख रहे हैं, एक मिसरा मान लीजिए, ये दूसरा मिसरा मान लीजिए कि पहले दोनों मिसरे बकिया अशार के सानी, और यानी कह लीजिए कि यहाँ पर 3 है, इसी तरह से चौथा है, तो कहा कि इन अशार की, ये बकिया अशार है, सानी मिसरे, यानी ये सानी बकिया अशार के मिसरे सानी, दूसरा मिसरा हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। गोया कि इनके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर भी होता है। तो इस तरह से इसमें दोनों में पाए जाते हैं हम काफिया और रदीफ, लेकिन इसके दूसरे मिसरे में सिर्फ पाया जाता है, इसमें नहीं। ये कहने का मतलब है कि बकिया अशार के दूसरे मिसरे में होते हैं। पहला शेर जिसके दोनों मिसरे लाजिमन हम काफिया और हम रदीफ हों, पहला शेर जिसके दोनों मिसरे लाजिमन हम काफिया और हम रदीफ होंगे, वो क्या कहलाएंगे? मतला कहलाएंगे। याद रखिएगा, मतला की अगर तारीफ पूछी जाए तो आप कहिएगा पहले गज़ल के पहले दोनों शेर को जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हों, उसको मतला कहते हैं। बाज़ औक़ात शोरा एक से ज़ायद मतले कह देते हैं। बाज़ औक़ात शायर ये मतला जो है, जिसकी सिफत है हम काफिया और हम रदीफ हो, तो एक से ज़्यादा भी कह देता है। तो हो सकता है कि वो इसमें भी हम काफिया और हम रदीफ पाया जाए, इसमें भी। तो फिर क्या होगा वहाँ पर? ऐसी सूरत में कह रहा है कि वो जो ये अगर पाया जाएगा इसमें भी हम काफिया हम रदीफ, तो वो कह रहे हैं कि कह रहा हुस्ने मतला कहा जाता है। इसको क्या कहा जाएगा? हुस्ने मतला कहा जाएगा। इसको मतला नहीं कहा जाएगा, इसका दूसरा नाम मतला सानी भी है। मतला सानी भी आप कह सकते हैं। अगर पूछा जाएगा तो इसकी डेफिनेशन यही करना है, गज़ल के दूसरे अशार जो हम मिसरा हों और हम काफिया हों, उसको हुस्ने मतला या मतला सानी कहते हैं। गज़ल के आखिरी शेर में बिलउमूम शुअरा अपना कलमी नाम या तखल्लुस इस्तेमाल करता है, उसको मक्ता कहते हैं। मक्ता किसको कहते हैं? जिसमें शुअरा अपना नाम यानी तखल्लुस इस्तेमाल करता है, उसको कहते हैं, और वो आखिरी शेर होता है। बहरहाल अब यहाँ दूसरा पैराग्राफ है, देखिए कह रहा है कि गज़ल के अशार की तादाद मखसूस नहीं। कदीम शायरों ने कम से कम 5 अशार की रिवायत कायम रखी थी, लेकिन मुख्तलिफ शायरों ने इससे गुरेज करते हुए 4 और 3 अशार की गज़लें भी अपने दीवान में शामिल की हैं। इसका मतलब है 5 से भी कम हो सकती है, लेकिन ज़्यादा बेहतर क्या है कि 5 अशार की कम अज़ कम अगर वो हो तो उसको कहा है कि वो गज़ल है, मखसूस तादाद है वो गज़ल की।
कम से कम। और ज्यादा की भी अगर बात करेंगे, देखिएगा इसकी नुमाया मिसाल जो 5 अशार की रिवायत कायम रखी थी, उसकी नुमाया मिसाल दीवाने गालिब है। गालिब के असर से दौरे जदीद में 5 अशार से कम की गजल को मजमूए में शामिल करने का रुझान आम हो गया। कहा कि उससे भी कम अगर अशार कोई लिख रहा है तो अपने दीवान में वो शामिल करने का रुझान आम कर दिया है उनके वजह से। और ये कब हुआ? दौरे जदीद के शायरों ने ऐसा किया। अरकान बढ़ा घटाकर नज़्म आज़ाद की तरह, यानी देख रहे थे कि आप नज़्म आज़ाद भी होती हैं, तो उसी की तरह नज़्म आज़ाद की तरह आज़ाद गज़ल कहने की भी कोशिश की गई, लेकिन यह तजर्बा ही रहा। गोया कि इसमें कामयाबी हासिल नहीं हुई, आज़ाद गज़लें नहीं हो सकी, इसमें बस तजर्बा किया गया है। अब उसके बाद गज़ल में मज़ामीन की कोई कैद नहीं है। इब्तिदा में तो सिर्फ आशिकाना ख्यालात पर ही तवज्जो दी गई थी, जैसा कि ऊपर आपने देखा और सुना भी, लेकिन रफ्ता रफ्ता गज़ल ने अपने दायरे कार को वसी किया। धीरे धीरे वो अपना जो एक उसका दायरा था, लिमिटेशन थी, उसको उन्होंने कुशादा किया, फैला दिया। और आज इसमें हर तरह के मज़ामीन की शमूलियत की गुंजाइश है, हर तरह के मज़ामीन इसमें शामिल करने की गुंजाइश आ गई है, शामिल किया जा सकता है। ये है तमाम मसाइल, मसले की जमा है और मामले की जमा है मामलात। तमाम मसाइल और मामलात के इजहार यानी प्रॉब्लम्स और जो सॉल्यूशन, वो सारी चीज़ें के इजहार के लिए गज़ल के दरवाजे खुले हुए हैं। तसव्वुफ के साथ रिंदी, आशिकी के साथ बुलहवसी, रूहानियत के साथ खालिस दुनियादारी जैसी मुतज़ाद तस्वीरों को भी गज़ल ने अपनी आगोश में सजा रखा है। अपने आगोश में सजा रखने का मतलब क्या है? अपने आगोश में उनको समेट लिया है, ले लिया है गोद में। ये 3 पैराग्राफ हमने पढ़े। एक पैराग्राफ में गज़ल के तारीफ की और गज़ल में मतला, हुस्न मतला और मक्ता होता है उसके बारे में बताया, जबकि दूसरे पैराग्राफ में आकर के बताया कि उसकी तादाद कितनी होनी चाहिए और दौरे जदीद में किसकी वजह से ये रुझान आम हो गया इसके बारे में बताया। और फिर कहा कि आज़ाद गज़ल लिखने की कोशिश तो हुई, लेकिन वो एक तजर्बा रहा। फिर तीसरे बंद में हमने पढ़ा कि उसमें मज़ामीन की कोई कैद नहीं है, हर तरह के मज़ामीन की गुंजाइश हो गई और यहाँ तक कि मुतज़ाद तस्वीरों की भी गुंजाइश हो गई। वक्त की तब्दीली के साथ गज़ल ने अपने अंदरून में काफ़ी तब्दीलियाँ पैदा की। जैसा कि हम अब देख पाए कि इस पैराग्राफ में कि वक्त के साथ गज़ल में बहुत सारी तब्दीलियाँ हुई, अपने में उन्होंने उन तब्दीलियों को एक्सेप्ट किया है। तो इसी तरह से यहाँ कहा कि वक्त के तब्दीली के साथ गज़ल ने अपने अंदरून में काफ़ी तब्दीलियाँ पैदा की। हर अहद में यानी हर ज़माने में गज़ल को शायरों की मकबूलियत कायम रही। वली से लेकर मीर तक, गालिब से लेकर इकबाल तक, फैज़ से लेकर बशीर बद्र तक, इरफान सिद्दीकी से लेकर शुजा खावर तक और असाद बदायूनी से लेकर खुर्शीद अकबर तक उर्दू गज़ल में इस कदर मुस्तहकम और तवाना असालीब, उस्लूब की जमा है असालीब, असालीब इजहार पैदा हुए। और उस्लूब कहते हैं स्टाइल को, लिखने और पढ़ने के तरीक़े को, जिनकी बदौलत हर दौर में गज़ल को मरकज़ियत यानी हर दौर में उसको सेंट्रलाइज किया गया, उसको मरकज़ियत में रखा गया, मरकज़ियत कायम हुई। उर्दू के असर से हिंदी में गज़ल गोई का रवाज चल पड़ा। यानी उर्दू के असर से, अब ये पूछा जा सकता है कि उर्दू के असर से किस ज़ुबान में गज़ल गोई का रवाज चल पड़ा है। हिंदी में गज़ल गोई का रवाज चल पड़ा और वहाँ सैकड़ों की तादाद में गज़ल गो शुअरा उभर कर सामने आ चुके हैं। यानी हिंदी ज़ुबान में भी सैकड़ों शुअरा आपको अब मिल जाएंगे। हिंदुस्तान की इलाकाई ज़ुबानों में भी मुतअद्दिद गज़ल गो पैदा हो चुके हैं। यह सब इस सिन्फ की मकबूलियत के शवाहिद हैं। शाहिद की जमा है शवाहिद यानी गवाह। मुख्तलिफ गुलकारों ने भी गज़ल गायकी के रास्ते से उर्दू गज़ल को मकबूल आम बनाने में मुअस्सिर काम किया है। आपने इस तरह से देखा कि किस तरह से ज़माने के साथ भी अपने अंदर इन्होंने तब्दीली का काम किया और इसमें बहुत सारे दौर के शोरा का जिक्र किया है कि उन लोगों ने जो गज़ल गोई की है उसकी मुस्तहकम और तवाना उस्लूब इजहार पैदा हो जाने की वजह से गज़ल को कितनी मरकज़ियत हासिल हो गई है। चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।